हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अभी मैंने दो वीडियो डाले, ठीक है। उसमें मैंने करंट और चार्ज फ्लो में क्या रिलेशन होता है ये सब मैंने बताया था, ठीक है। अब उसका जो अगला टॉपिक है कि बेसिकली ये करंट फ्लो कौन कराता है, क्यों होता है करंट फ्लो। तो सिंपली आप जानते हैं कि सेल या बैटरी वो कंटिन्यूअस फ्लो बनाए रखती है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही करंट है। भाई देखिए, सॉलिड में हमारा आयन, पॉजिटिव आयन फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, वो भी कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बेस पे मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इंसुलेटर्स में, और सेमीकंडक्टर के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज कि हमारे करंट का सोर्स क्या है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को मजबूर करता है फ्लो करने में। तो देखिए, अभी बेसिकली क्या होता है, जो सेल है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, सेल में हमारा होता है केमिकल एनर्जी। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डीप में जाने पे बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कोई भी टॉपिक हो, अब जितना डीप में जाएंगे, अब बेसिकली देखिए, ओम्स लॉ जो मैंने बताया था वो मोटे तौर पे था, क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ को हमने डिस्क्राइब करते समय कहीं भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इस्तेमाल नहीं किया। और बेटा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हायर क्लासेस में वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमने तो सिंपली क्या, एज ए पार्टिकल ले लिया इलेक्ट्रॉन को और प्रूव कर दिया V इक्वल टू आई आर, ठीक है। हाँ, अब देखिए सेल क्या है। सेल क्या है? सेल मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यही तो करंट है। करंट को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन सॉलिड में हमारा केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक। सेल मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। दूसरी चीज, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। अब देखिए सेल के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा उस पर जाऊंगा। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है,
इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 बोलूंगा। यहाँ पर मैंने जिंक की प्लेट डाली, कॉपर की प्लेट, ठीक है, कार्बन, बेटा ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये जिंक की प्लेट, ये कॉपर की प्लेट, बीच में पोलर से डाल दिया आयंस के मूवमेंट के, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ये हमारा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखिए टेंडेंसी, देखिए क्या होती है, जिंक और कॉपर की जब टेंडेंसी समझिएगा, जैसे ही इसमें डालेंगे यहां पर ये निगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक की टेंडेंसी होती है, जिंक की टेंडेंसी होती है क्यों, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता, तो ये टर्मिनल हमारा निगेटिव हो गया। कॉपर की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे देता। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, वोल्टेज सेल में पढ़ा होगा आपने अभी रिसेंटली 12th का ही है। तो कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है, कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डीप में रिएक्शन में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब जब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दी तो कॉपर आयन यहां पे पॉजिटिव होगी, इसका पोटेंशियल समथिंग 0.76 के आसपास होता है, इसका नेगेटिव होता है 0.34 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो यहां पे ऑलमोस्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां पे मैंने चलिए स्विच लगा दिया, जैसे इसको कनेक्ट किया तो देखिए इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब बेटा जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इस रेजिस्टेंस, मैं कनेक्टिंग वायर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी मैं रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करने लगे। अब मैं सेल को मैं समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करने लगे, ठीक। ये इस टर्मिनल का पोटेंशियल फिक्स रखेगा, कैसे, इलेक्ट्रोलाइट और जिंक के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन फिर सप्लाई हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, ठीक है, आयन की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में। तो यहां पे ये आयन की फॉर्म में आया, अब ये क्या करेगा, ये यहां से नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, तो अब देखिए आपको कुछ समझ में आया कि चार्ज हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा ये यहां से गया, ये क्या, ये क्या, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। करंट हमारी, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इस डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन देता रहता है, तो हमारा कंटिन्यूअस फ्लो बन गया। और किसकी वजह से होगा, इस केमिकल की वजह से, और
ये जो दो हमारी मेटल हैं इनकी टेंडेंसी की वजह से। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए V और W में एक रिलेशन है, तो देखिए V को हमने कैसे डिफाइन किया, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने या निगेटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा। और क्या यहां से यहां तक लाने में काम नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में भी आयन्स होंगे। अगर यहां से नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो बेटा टकराएंगे, तो अंदर भी एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगी। अब हम आते हैं कि हमने बैटरी ने कितनी एनर्जी बनाई, कितनी एनर्जी वो बैटरी देगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को घुमाने के लिए, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, टोटल वर्क डन, एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन, और यहां से यहां तक ले जाने में इंटरनल वर्क डन। तो अब हमारे वर्क डन टोटल इक्वल्स टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो जो टोटल वर्क डन है W टोटल तो जो W टोटल है बेटा इंक्लूड करके उसको लिखेंगे E इंटू Q। यही E हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। समझ में आया कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सेल इन थ्रू आउट द आउटर सर्किट इंक्लूडिंग सेल। तो EMF इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्लियर हो गई चीज? फील हुआ कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ये आउटर रेजिस्टेंस, बेटा ये रेजिस्टेंस दोनों कहां सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहां पे कुछ जो काम किया जाएगा तो वो कम होगा। इसने टोटल काम किया E, मतलब E जो वर्क कर रहा है टोटल वर्क में और V कर रहा आउटर में, तो आउटर वाला कम होगा ना, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो जो आउटर वाला जो यहां से यहां तक वर्क डन है W एक्सटर्नल V इंटू Q, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो जो बाहर जो बैटरी के बाहर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बेटा बेसिकली वो क्या होता है? वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है। EMF नहीं नाप सकते हम, क्योंकि EMF नापने के लिए हमें इसको ओपन सर्किट में रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल वर्क डन 0। तो W टोटल, तो अब देखिए EMF और V, W टोटल W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। ठीक है, तो देखिए EMF हमारा हुआ E इंटू EMF हमारा हो गया W टोटल अपॉन Q। तो W हमारा हुआ E इंटू Q, W एक्सटर्नल हुआ V इंटू Q। अब सपोज दैट हमारा जो अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा क्या होगा? अंदर का पोटेंशियल V इंटरनल तो W इंटरनल
इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी प्राइम। तो अब आपको देखिए ये सब अरेंजमेंट सीरीज में है, और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, ऐड हो जाता है सीरीज में। ये चीज मैं बता चुका हूं कि सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो जाता है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, डब्ल्यू टोटल हमारा ई क्यू डब्ल्यू एक्सटर्नल वी क्यू वी प्राइम इंटू क्यू। ठीक है, अब वी प्राइम हमारा क्या, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए अगर ये करंट आई फ्लो हो रही, ध्यान दीजिएगा, ये करंट आई फ्लो हो रही, तो वो पूरी करंट यहां से यहां भी तो जाएगी, आई जाएगी। तो सेम करंट इंटरनल सर्किट में भी, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट में भी और एक्सटर्नल सर्किट में भी सेम करंट फ्लो होगी। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आई टी आई टी आई टी आई टी बी प्राइम। अब बेटा यहां लगा दो ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब यहां पर आर हम कौन सा लेंगे, यहां पे आर जो अंदर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस अगर हमने स्मॉल आर मान लिया, सपोज है, देखिए एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर, V प्राइम इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर हमारा क्या है बेटा, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी बोलते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली दिस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गई थी कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन पाथ, बेसिकली यहां तो आयन का मूवमेंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं करेंगे, तो उसके पाथ में जो ये रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल ऑफर करेगा बेटा, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज क्लियर, ओम्स लॉ V डैश इक्वल टू I टू R। चलिए टी 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 का हमारे पास कोई काम नहीं। ठीक है, अब देखिए V प्राइम ई आई भी कैंसिल कर दो, ई इक्वल्स टू V की जगह आई आर, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। ठीक है, तो बेटा अगर आई निकालना होगा, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, एक तो ये रिलेशन आ गया। अगर स्मॉल आर निकालना हो तो इसकी जगह V लगा दो, ई माइनस बी आई इंटू स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालनी होगी, ई माइनस बी अपॉन आई। बेटा ये सेकेंड रिलेशन आ गया, ये चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको हमने विजुलाइज करा दिया
कि जो करंट फ्लो करेगी सब जगह फ्लो करेगी। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है। ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको ड्राइव कर दिया। तो बेटा अगर ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया है तो ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा में ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया। अब देखिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आपको विजुलाइज करा दिया कि किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अभी मैं उसको रख नहीं करूंगा। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। जो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए डिपेंडेंसी ऑफ स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन फैक्टर्स। देखिए ये प्लेट्स हैं, अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ जाएगा, प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा जगह मिलेगी। अब आयन को पहुंचने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी जगह, तो उतने ही समय में ज्यादा पहुंच जाएंगे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड आर प्रोपोर्शनल टू 1/। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स आर प्रोपोर्शनल टू डी। ये बेटा ये रिलेशन, इस रिलेशन पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे और बड़ा ये यूजफुल है न्यूमेरिकल के लिए, बहुत यूजफुल है। इसीलिए इसको बिल्कुल इससे रिलेट करके दिमाग में बैठा लीजिए। ओम्स लॉ लगा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड आर प्रोपोर्शनल टू डी, डी बढ़ा दीजिए तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयन होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि ज्यादा आयन हमें मिलेंगे। ठीक, तीसरा है कि अगर इसका हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि हम सॉलिड उसको इलेक्ट्रोलाइट और मिला दें तो आयंस बढ़ गए, ज्यादा पहुंचने लगे तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा बताइए।
टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सोच के बताइए। कुछ आया समझ में? देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा, और बेटा डाइल्यूशन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। डाइल्यूशन अभी मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रेजिस्टेंस कम हो गया, तो कंसंट्रेशन कम हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ने से भाई देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं हाँ बेटा ये जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो हमारा E माइनस वी है, तो बेसिकली है क्या बेटा, वो लॉस है। वो लॉस अच्छे सेल या अच्छी बैटरी के लिए स्मॉल आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होती है, जितना कम होगा उतने लॉस कम होगा, उतनी हीटिंग कम होगी। ठीक है, अब देखिए बात हम इंटरनल रेजिस्टेंस की कर रहे थे। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या पहले बता दें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए देखिए ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एन सेल बेटा लगे हुए, ई इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर, एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and cells are connected in सीरीज। ठीक है, अब देखिए n सेल अगर सीरीज में कनेक्ट है, ईच है EMF E and इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक, अब देखिए सिंपली कुछ नया नहीं है, सब कुछ इसके पहले जो हम बता चुका हूं मैं उसी का एप्लीकेशन है। टोटल ईएमएफ आई करंट देंगे, टोटल ईएमएफ हमको कितना मिलेगा,
देखिए ई प्लस एन टाइम्स अगर जोड़ेंगे तो एन ही हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ठीक है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, इंटरनल एन आर, एक्सटर्नल आर, एन आर प्लस आर, ठीक। करंट आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ एनी अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहां कंडीशन लगनी है, मेन ये सब तो बेटा आपका भी लेते, लेकिन किन कंडीशंस में हमें सीरीज में लगाना चाहिए और किन कंडीशंस में नहीं लगाना चाहिए। देखिए अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब इफ एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, तब हम क्या करेंगे, इस आर को इग्नोर कर देंगे। देन आई इक्वल्स टू एनी अपॉन एन आर, एन कैंसिल, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो बेटा ई तो उतनी ही करंट है जितनी एक सेल देगा। इसका मतलब है कि ऐसे सेल, द सेल्स हैविंग द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं होगा और हाई करंट हम लेंगे तो जरा ये भी समझिए। हाई करंट, देखिए कार जब स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट होते समय वो बहुत हाई करंट ड्रा करता है। उस केस में हमें क्या है कि अगर कई बैटरियां जोड़ रही हो तो जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो उनको सीरीज में लगा के हम हाई करंट ले सकते हैं, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा तो उनको सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं। सेकंड केस लेते हैं, इफ R is much greater than NR, तब हमारा क्या होगा, I इक्वल्स टू, तब हम क्या करेंगे, NR को इग्नोर कर देंगे। तो हमारी करंट क्या हो गई, आपको साफ साफ दिख रहा, एक बैटरी एक सेल से जितनी करंट आती है बेटा उसका n टाइम्स हो गई, उसका n टाइम्स हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम, हैविंग लो इंटरनल रेजिस्टेंस, द बैटरी शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर हो गया। हाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले कॉम्बिनेशन ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया।
अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ सेल्स, देखिए देखिए एम सेल सबका ईएमएफ है ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ बेटा ये सीरीज में टोटल करंट हमको आई मिल रही है, M cells are connected in parallel ठीक, सबका ईएमएफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो बेटा टोटल ईएमएफ यही होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो चेंज होता नहीं है, मालूम है ये बात। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए एक आर दो का कितना हो जाए आर अपान टू, तीन का आर अपान थ्री, पैरेलल में आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा। तो अगर एन कनेक्ट है तो बेटा कितना हो जाएगा आर अपान एम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ, ये सर्किट मैंने सीकेटी लिख दिया, आर प्लस आर अपान एम। हमारी करंट कितनी हो मिलेगी हमको, टोटल ईएमएफ ई अपान आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, दैट इज इक्वल्स टू एम ई अपान एम आर प्लस आर। ठीक है, अब देखिए यहां कंडीशन लगा आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर को निगलेक्ट कर दें, मतलब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो हमको करंट कितनी मिलेगी एम ई अपान, बेटा इसको निगलेक्ट कर दें एम आर, ई अपान, मतलब जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हमको करंट उतनी ही मिलेगी जितनी एक सेल से मिल रही। एक सेल से कितनी मिलेगी ये अपना कोई फायदा नहीं, तो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है उनको पैरेलल में लगाने से कोई फायदा नहीं। अब अगर स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, तब हमको कितनी मिलेगी करंट, तो बेटा आर को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक, एम ई अपान मतलब करंट एम टाइम्स तो पिछले केस
से इसमें दोनों केस उल्टे आए, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो सीरीज में करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बैटरी के कॉम्बिनेशन थे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ, उसका एप्लीकेशन। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आया? मेन मेरा उद्देश्य था कि बैटरी का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझाना था, वो बेस है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। ओके एंड गुड बाय।